सोचिए एक ऐसा गांव जहां हर तीसरे घर में एक डिसेबल्ड इंसान है। आखिर ऐसा क्यों? क्या काम कर सकेगा हम? अच्छा, काम तो नहीं कर सकते हैं। आपके घर में कोई नहीं है? नहीं है घर में, हमको अलग कर दिया ना। अब मेरा साथ में कोई शादी करने से रहेगा, करेगा। सोचिए जिस गंदे पानी से लोग नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, बच्चे खेलते हैं, उसी पानी से जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। ठीक हो आप? ठीक नहीं हो? क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो? अगर कोई दवा ठोक के अगर बोले क्या कि आपने पोलियो का दवा नहीं खिलाई है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। और लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया है। देश का विकास के नाम पर ये सारा चीज खेल चल रहा है। So, hello everyone, this is Kamesh and welcome to my channel Show Me Flicks। तो आज मैं खड़ा हूँ भारत के एक राज्य झारखंड में, और झारखंड में भी एक जगह है जादूगोड़ा, जहाँ इस समय मैं हूँ। हमारा झारखंड भारत का ऐसा राज्य है जिसने भारत को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूरेनियम दिया। वही यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, जो सिर्फ 9 देशों के पास में है, और हमारा भारत उन्हीं देशों में से एक है। जिन लोगों को यूरेनियम के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूरेनियम धरती के अंदर पाए जाने वाला एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उपयोग परमाणु बिजली बनाने में होता है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में भी किया जाता है। कहा जाता है कि लगभग 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी ऊर्जा मिल सकती है जितनी लगभग 3000 किलोग्राम कोयला जलाने से मिलती है। यूरेनियम देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके खनन का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो खदानों के आसपास रहते हैं। ऐसी ही एक जगह झारखंड का जादूगोड़ा है, जहां रहने वाले कई लोगों ने वर्षों से स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं की बात उठाई है। इसलिए विकास के साथ साथ लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अब शुरू होती है इस सफर की सबसे अहम कड़ी, जादूगोड़ा के लोगों की अपनी कहानी। तो चलिए चलते हैं और लोगों से बातें करते हैं। हम यहाँ पे अम्मा जी से थोड़ी बातें कर लेते हैं, तो यहाँ के बारे में थोड़ा जानने के लिए मिलेगा। क्या नाम है आपका? सोना सोरेन। ओके, सो अम्मा जी, आपके ये जो डिसेबिलिटीज़ है, जो आप इस तरीके से चल रही थी, ये कब से आप में? बहुत दिन, मतलब ये बचपन से मतलब जब आप पैदा हुए थे तभी से ये आप में प्रॉब्लम है? तो आप ठीक से मतलब चल नहीं पाते हैं? हाँ, चल नहीं पाते हैं। अच्छा, दर्द भी होता है आपके? हाँ, उतना दिन दर्द होता था बहुत, या कम हुआ है। अब कम हुआ है? हाँ। अच्छा, क्या करती हैं आप? क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, घर में क्या काम कर सकेगा हम? अच्छा, काम तो नहीं कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। और हम अकेला है। आपके घर में कोई नहीं है? नहीं है घर में, हमको अलग कर दिया ना। घर में कोई भी नहीं है अभी। आपकी शादी हुई थी? है? शादी हुई थी आपकी? अब मेरा साथ में कोई शादी करने से रहेगा, करेगा। अच्छा अम्मा जी, एक चीज़ और, जैसे ये जादूगोड़ा यहाँ यूरेनियम निकलता है, ये बात आपको पता होगा? हाँ, पता। तो यहाँ का जो पानी वगैरह है वो कैसा है सब? हाँ, उसी लिए तो हम ऐसे हुआ है। उसी की वजह से? हाँ, उसी के वजह से हम ऐसे हुआ है। सरकार ना
यहाँ के लोकल लोगों के लिए कोई कदम उठा रही है जो डिसेबल्ड है, और ना ही इसके बारे में सोच रही है कि यूरेनियम का जो कचरा है इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। हाँ ठीक है। एक बार या बहुत दिन हो गया, हम्म बहुत दिन हो गया। और सिलाई डैम है ना चाटी कोचा में, हम्म वो नाम है सिलाई डैम। वो कचरा है वहाँ, हम्म 10 जी भी देखा है ना वहाँ। हाँ बहुत से कचरा है, वही कचरा से वो पानी निकलता है ये तालाब में, कुआं में, जुड़िया में। चुड़िया में। हाँ वही पानी हम लोग खाते पीते हैं ना, इसीलिए हम लोग ऐसे। बिल्कुल। हाँ मेरे पीछे कुछ दूरी पर टेलिंग पॉइंट्स मौजूद है और इसी से निकलने वाला रेडियो एक्टिव कंटेमिनेटेड वाटर धीरे धीरे जमीन के भीतर से रिसकर आसपास की नदियों और तालाबों तक पहुंच जाता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इसी पानी में लोग नहाते हैं, कपड़े और बर्तन धोते हैं, बच्चे इसी में खेलते हैं और कई परिवार मजबूरी में इसी पानी का इस्तेमाल पीने तक के लिए कर लेते हैं। जरा सोचिए, यही रेडियो एक्टिव पानी हर दिन लोगों की त्वचा को छू रहा है और धीरे धीरे उनके शरीर के अंदर भी पहुंच रहा है। जब जहर रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर भी दिखाई देने लगता है। आपका नाम क्या है? बीरबल बस के। ओके। सो अंकल, आप यहाँ इस जगह रहते हैं, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एकदम जंगल है, तो सरकार ने आपके लिए यहाँ पे कुछ सुख सुविधाएं दी हैं आपको? नहीं दिया। कुछ नहीं दिया है? नहीं। तो आप किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं? मैं बचपन से ऐसे ही रहते हैं? हाँ, आपके लिए यहाँ पे कुछ सरकार की तरफ से किसी सुविधा का इस्तेमाल हुआ हो, राशन का इस्तेमाल हुआ हो? कुछ जैसा नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, कुछ लोगों से बोलना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए आपकी सरकार? चाहिए हम लोग एक बच्चा के लिए और हम लोग पानी के लिए। आपको पानी के लिए भी दिक्कत होती है यहाँ पे? हाँ हाँ। तो पानी के लिए आप क्या करते हैं यहाँ पे? कहाँ से लाते हैं? बहुत दूर से लाते हैं। कितना दूर जाना पड़ता है आपको पानी के लिए? ये तो हम लोग खेती बड़ी है, उसके पार के हमको आगे खा रहा है। यानी रोज जाना पड़ता है आपको? हाँ रोज। और खाने के लिए सुविधा कैसे होती है आपकी? खाने के लिए नाज वगैरह कहाँ से आता है? खाने के लिए खेती बड़ी हम लोग आ रहा है। तो खेती करते हैं आप? हाँ खेती करते हेलो। हेलो। क्या नाम है आपका? अंकल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अजय बास्के। इनका नाम? अजय बास्के। तो इनका नाम है हजाई वास्के। क्या उम्र होगी इनकी? इनकी उम्र होगी 20 साल। इनकी उम्र 20 साल है? 20 साल। आप देख सकते हैं कि आपको देखने में ये बहुत बच्चे जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनकी उम्र 20 साल है। जादूगोड़ा में इसी तरह से काफ़ी सारे बच्चे पीड़ित हैं जिनके अंदर एक कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ है। और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ एक ऐसी चीज़ होती है कि जहां आपकी सोचने की, समझने की, डिसीजंस लेने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास बैठे हुए हैं, मुझे देख के थोड़ा खुश हो रहे हैं ये, लेकिन बेचारे इनका देखिए हेड इतना बड़ा है और बाकी जो नीचे की बॉडी है एक छोटे बच्चे की तरह है। आप सोच सकते हैं कि एक 20 साल के जो बच्चे का विकास होता है वो कितना होता है। और ये बड़ी ही अमानवीय व्यवस्था है कि सरकार इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। इस तरह के माहौल में इनको रहना पड़ रहा है, पानी के लिए इनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है और डेली का यही रूटीन है। देखिए दोस्तों, ये है काली सच्चाई जादूगोड़ा की। आप देख पा रहे हैं ये बच्चा मेरे सामने किस तरीके से एकदम लाचार हालत में बैठा है और ये ना खुश हो रहा है मुझे देख के। आप देख सकते हैं। हाय, हेलो, अरे वाह, देखिए इतना ही समझ रहा है कि हाँ ये मेरे पास आए हैं, मुझे हाय हेलो कर रहे हैं, मुझे ग्रीट कर रहे हैं। लेकिन आप इसकी आंखों में देखिए, इस बेचारे की क्या कसूर है इसका? सिर्फ यही है कि ये जादूगोड़ा में रहता है और यूरेनियम जहाँ से निकलता है, जहाँ रेडियो एक्टिव पानी है, उस पानी को पीने से इस तरह के हालात यहाँ पैदा हो रहे हैं। इन छोटे मासूमों का क्या कसूर है, जिनका कोई भविष्य नहीं है, ना स्कूल का है, ना इनके कोई फ्रेंड्स हैं। ये हमेशा
डिपेंडेंट है किसी भी इंसान पर। अच्छा, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे आसपास बड़ा हरा भरा पर्यावरण है और ख़ुद को बड़ा प्रकृति के करीब महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, मुझे यहाँ पे कहीं, या आप भी जब भी यहाँ विज़िट करते हैं तो माइनिंग का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। आपको दिखेगा तो यहाँ पे खुला आसमान और आसपास सुंदर पहाड़। लेकिन इस फॉरेस्ट के नीचे तकरीबन 640 मीटर नीचे, यानी कि 2100 फीट की गहराई में माइनिंग चल रही है। यहीं पे यूरेनियम प्रोसेस होता है और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको हैदराबाद के लिए भेजते हैं। और जो बाद में वेस्ट बचता है उसे इधर ही झारखंड के जादूगोड़ा में डंप किया जाता है। घर से हम लोग मांग रहा है कि एक लेटरिंग रूम होने से अच्छा, जाने मन इधर उधर जाने के तो बाहर जाने के मुश्किल तो होता है, आपको दिक्कत लगता है। टॉयलेट्स के लिए अभी भी बाहर जाना पड़ता बाहर है। जाना पड़ता है, घर में नहीं है। घर में नहीं है, ये यही से बनता। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि ऐसी हालत में अभी भी इन्हें बाहर जाना पड़ता है जंगल में। हाँ तो इस बारे में यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। हाँ यहाँ की जो बड़े लोग हैं, जो यहाँ के नेता हैं या जो अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, वो इस बारे में जरूर सोचें कि यहाँ के लोग बेचारे किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है, किसी को ब्लेम करना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि जादूगोड़ा में जो बेचारे लोग हैं, जो डिसेबिलिटीज का शिकार है, वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। तो अभी मैं बैठा हूँ दिनेश के पास में। हेलो दिनेश। हेलो, कैसे हो? ठीक हो आप? ठीक नहीं हो? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, होते नहीं। आप देख सकते हैं कि बच्चा कितना इमोशनल हो गया। और क्या बोलूँ मैं, मतलब ये सारी चीज़ें देख के मैं खुद अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा हूँ। इतने बच्चे आज मुझे मिले हैं, इतने बच्चे कि अगर शायद मैं सभी को सामने लाऊं तो बहुत बड़ी वीडियो चली जाएगी मेरी। लेकिन मैं आपको जितना हो सके उन सभी बच्चों से मिलाने की कोशिश करूंगा जो बेचारे ऐसी डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभी पहुंचा हूं एक जगह और सबसे पहले हम इनका नाम जान लेते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? अनामिका। अभी इनका ऑपरेशन हो चुका है, तो मैं इनसे ज़्यादा बात तो नहीं करूंगा बिकॉज अभी थोड़ा बोलने में इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन इनके भाई हैं, हम उनसे ज़रूर बातें करेंगे कि अभी ये कैसा महसूस कर रही हैं। अच्छा बेटा, दर्द होता है अभी आपको? अच्छा, आपके सर में दर्द होता है। अच्छा, ऐसे आपके बोलने में कुछ तकलीफ होती है? नहीं, वो जो जीप है, जीप नहीं पलटी कर रहा, थोड़ा ये है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा लगा आपसे बातें करके। सबसे पहले नमस्ते अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अंकल, मैं अभी जादूगोड़ा में काफ़ी जगह विज़िट करके आया हूँ और मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि हर तीसरे घर में एक डिसेबल इंसान है जिसे किसी न किसी प्रकार की विकलांगता है, कि किसी के पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, तो कोई चल फिर नहीं पा रहा है, कोई ऐसा है कि जिसमें सोचने समझने या डिसीज़न लेने की शक्ति पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। तो इसका कारण क्या है कि हर तीसरे घर में एक विकलांग पाया जा रहा है? कुछ तो कारण होगा इसका। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, आप जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग जैसे बात कर रहे थे जी तो आपने बोला कि ये पूरा क्षेत्र एकदम जंगल है। जी बिल्कुल, पेड़ पौधों से भरा हुआ है। तो यहाँ का जो स्वास्थ्य का जो कहानी था, आज से पहले जो यूरेनियम माइनिंग होने के पहले यहाँ बहुत ही अच्छा जगह था स्वास्थ्य के लिए। लेकिन यूरेनियम माइनिंग होने के बाद में और गांव के नज़दीक जो यूरेनियम का कचरा डाला गया है, इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है रेडिएशन के कारण। तो आप अभी जो भी आपने जो समस्याएं देखी गांव में जा कर के,
ये समस्याएं पहले नहीं था। यानी कि ये बाद में आई हैं। ये माइनिंग होने के बाद में यहाँ यूरेनियम का खनन और मिलिंग होने के कारण सारा समस्या हुआ है। अच्छा। और देखिए ये सोचने वाली बात है। ऐसी बात नहीं है कि यूरेनियम पहले यहाँ नहीं था, पहले से था, लेकिन वो ज़मीन के नीचे इतना सुरक्षित रूप से प्रकृति ने दबा के रखा था कि लोगों को कोई नुकसान नहीं था। ये जैसे जैसे माइनिंग शुरू हुआ, ये खनन शुरू हुआ, मिलिंग हुआ, बहुत सारे यूरेनियम को बाहर निकाला गया, तो ये हम लोगों को जहर बन के पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिसके कारण ही ये सारा चीज़ आपको देखने को मिला है। जिस तरह की हैं अभी आप जो भी समस्याएं देखी है, चाहे बच्चे विकलांग हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं जिसका गर्भपात हो रहा है, मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये सारा समस्या पहले नहीं था। ये माइनिंग होने के बाद ही सारा चीज़ हुआ। ये सारी पहले बुजुर्ग लोग बोलते थे कि हमारे समाज के अंदर में, परिवार के अंदर में कुछ गिनती भर का कुछ बीमारी था जो हमारे जड़ी बूटी और ये सादा जो पारंपरिक दवा दारू से ही ठीक होता था, लेकिन आज जो भी समस्या है इसका तो इलाज ही नहीं है। तो ये सारा समस्या है। तो इसके लिए अंकल क्या ठोस कदम ऐसे उठाने चाहिए, क्योंकि किसी भी पीढ़ी को एक डेवलपमेंट के नाम पे दाव पे नहीं लगाया जा सकता। देखिए बात यह है कि ये क्षेत्र यहाँ के लोकल और आदिवासियों का क्षेत्र है, हाँ, जिसके कारण सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया है। देश का विकास के नाम पर ये सारा चीज़ खेल चल रहा है। अगर ये लोग अपना ज़मीन, अपना सारा चीज़ देश के लिए दे दिया है तो इनको बेहतर ज़िंदगी जीने का भी अधिकार है। बिल्कुल सरकार को चाहिए कि इन लोगों को यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कर देना चाहिए। यहाँ से 5 किलोमीटर रेडियस में कोई भी घर, कोई भी पब्लिक नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ का सलूशन है, यहाँ तभी समाधान है। और अन्यथा यहाँ अभी आप देख रहे हैं अभी माइंस चल रहा है, एक ना एक दिन तो ये आपका यूरेनियम स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, उस समय तो ये माइनिंग बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ रह जाएगा क्या? यहाँ यूरेनियम कचरा रह जाएगा जो बड़ा बड़ा टेलिंग डैम बना के रखा है। तो उस समय इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा, केंद्र सरकार लेगा, या कौन सा एजेंसी लेगा कि इसका रख रखाव के लिए? तो ये आने वाला समय में ये पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, जीने रहने लायक नहीं रहेगा। तो आज जहाँ पे जो लोग पानी पीते हैं, या आपने देखोगे कुछ ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं कि आज भी लोगों को मैंने वहाँ नहाते हुए, कपड़े धोते हुए, इवन कुछ जगह तो पानी पीते हुए भी देखा था। क्या वो पानी अंकल पूरी तरह रेडियो एक्टिव है? देखिए, ये जो जैसे बनाने का जो डिज़ाइन है, टेलिंग पॉन्ड का जो बनाने का जो डिज़ाइन है, 2 पहाड़ को जैसे वो लोग घेर दिया डैम के जैसे, और वह कचरा स्टोर करना शुरू किया। तो ये जो तकनीकी है वो सही नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसे आप ये उसको कंक्रीट कर देना चाहिए था सीपेज वाटर को कंट्रोल करने के लिए, उसमें प्लास्टिक कोडेड होना चाहिए, तब आप उसमें कचरा रख सकते हैं। नहीं तो आप उसका जो रिसाव जो है, उसका जो सीपेज वाटर है वो किसी नदी के साथ में, किसी तालाब के साथ में, चापाकल के साथ, कुआं के साथ में संपर्क हो जाएगा। फिर आप तो फिर वो जो ही पानी पिएंगे जो डैम में जो है वही चीज़। लोकल लोग उसको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में ले ही रहे हैं, किसी ना किसी द्वारा वो अंदर जा ही रहा है। अंकल, एक चीज़ और मैंने सुना है कि जो यूरेनियम है वो खुली गाड़ियों में जाता है, खुले ट्रकों में जाता है। बिल्कुल, क्या ये सच बात है? हाँ, ये सच बात है। हम लोग कई बार प्रोटेस्ट किया कि ये कवर होना चाहिए और जन आबादी के बीचों बीच से, गांव के बीच बीच से नहीं होना चाहिए, उसका सड़क अलग से होना चाहिए। हाँ, आप जहाँ पर पब्लिक आना जाना कर रहे हैं उसी रास्ता से ही आप लेके जा रहे हैं तो गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस रास्ते से पब्लिक आती जाती है, कम से कम वहाँ से यूरेनियम नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से कोई भी टुकड़ा या कोई चीज़ गिरती है तो उसकी एशेस कहीं ना कहीं इंसानों के संपर्क में आएंगी एकदम, और वो जब इनहेल करेगा तो वो अंदर जाएगा ही। और ये भी मैंने सुना है कि एक बार अगर वो आपके अंदर चला गया तो लाइफ टाइम रहता है। हाँ, वो ख़त्म नहीं होगा। तो इसी की वजह से ये यहाँ जो लोकल जनता है उसको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, और ये
आदिवासी यहाँ जो भी मूलवासी लोग रहते हैं हाँ उतना पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, और इसका जो समस्या है विज्ञान के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप साधारण जैसे कोई डैम बन गया, आदमी डूब रहा है तो तुरंत उसका असर दिखता है, लोगों को लगता है कि नहीं सारा ये गांव डूब जाएगा। हाँ, तो उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी बहुत लोग साथ भी देंगे, लेकिन ये यूरेनियम तो दिखाई देता नहीं, उसका रेडिएशन से जो क्या प्रभाव पड़ रहा है वो दिखाई नहीं देता है, करेक्ट, लेकिन आपको असर करेगा। असर करेगा। सो अंकल कुछ टाइम तक तो मुझे भी नहीं पता था कि जादूगोड़ा में इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अभी लोगों में अवेयरनेस कम है कि यहाँ एक्चुअली में क्या चल रहा है। इसका क्या कारण है कि जादूगोड़ा की ऐसी चीज़ें बाहर क्यों नहीं आ पा रही एक बड़े लेवल पे जहाँ लोगों को पता चले? क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि कुत्तों के लिए आंदोलन हो जाता है, बिल्लियों के लिए हो जाता है। ये मैं ये हेट के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से कह रहा हूँ कि एक जानवर के लिए प्रोटेस्ट हो सकता है, तो इंसान इंसानों के लिए क्यों नहीं कर रहा है? तो ऐसा क्या है कि ये क्यों बाहर नहीं आ पा रही चीज़ें? देखिए, बाहर के लोगों को एक बार अगर आप समझा दीजिएगा तो लोग समझेंगे, हाँ लेकिन बाहर के लोग तो छोड़िए, यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता है। अच्छा, यहाँ के लोग भी इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं? हाँ, वो प्रभावित है, उनके बच्चे विकलांग हैं, हाँ उनके घर में प्रॉब्लम है, लेकिन और ये नहीं बताएंगे कि ये सारा समस्या ड्यू टू रेडिएशन, ये कभी नहीं तो बताएंगे। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि आप अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इसका असर के बारे में लोगों को मालूम नहीं रहता है। अच्छा। वो मैंने यहाँ की UCIL का जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग गांव में ये सब बताते हैं कि ये यूरेनियम के कारण ये सारा चीज़ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर UCIL है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिल्कुल लिमिटेड, है, बिल्कुल। जो माइनिंग करता है, मिलिंग भी करता है, यूरेनियम को निकालता है और Correct. गवर्नमेंट को सौंपता है। जी। अगर इसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी है, UCL के द्वारा हो रहा है, उसका कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसका जो टेलिंग का जो रख रखाव का जो व्यवस्था है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या और मेड़ टूट रहा है, कचरा बाहर आ रहा है, जैसे ट्रकों का आना जाना, ये सारा जो मामला है वो यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए और यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए, मान लिया आप कोई भी व्यक्ति ये जान जाए कि ये कचरा को छूने से या पैर से लगाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो वहाँ तक नहीं जाएंगे, बिल्कुल, अगर उसको जानकारी दीजिएगा। जानकारी दीजिएगा। तो यहाँ पर एक संस्था है, कंपनी गवर्नमेंट केंद्र सरकार का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो यहाँ की गड़बड़ियों को नापता है। यहाँ हवा में रेडिएशन कितना है, पानी में कितना रेडिएशन है, यहाँ का मिट्टी में कितना रेडिएशन है, और यहाँ के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है गांव में, ये सारा मॉनिटरिंग करता है ये। ठीक। लेकिन वो यहाँ के लोगों को ये नहीं बताता है कि ये पानी खराब हो चुका है, यहाँ का मिट्टी खराब हो चुका है, हाँ ये यहाँ का हवा प्रदूषित हो चुका है, ये नहीं बताएंगे। यानी कि एक तरीके से झूठ ही बोला जा रहा है, लोगों के झूठे साथ। बोला जा रहा है, और यहाँ केवल रिसर्च चल रहा है। रिसर्च चल रहा है। तो अंकल इस तरीके से तो यहाँ के पेड़ पौधों पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा होगा। हाँ, पेड़ पौधों में भी है, तो पशु पक्षी हैं उन पे भी पड़ रहा होगा। बहुत धीरे धीरे यहाँ के बहुत सारे जो पंछी है वो यहाँ से पलायन कर चुका है, वो दोबारा आया ही नहीं है। आया नहीं। हाँ, यहाँ के कुछ जंगली जानवर हैं, पहले ना देखने को मिलता था, वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखने मिला, क्योंकि जब हवा में रेडिएशन है, पानी में रेडिएशन है, तो इसका असर कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पर्यावरण पे भी बहुत बुरी तरह पड़ेगा। बहुत ज़्यादा। अभी देखिए गर्मी के टाइम में जो टेलिंग सूख जाता है वो तो धूल की तरफ होता है ना, एकदम महीन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो पानी में घुल जाता है वो मतलब बहुत महीन होगा, वो गर्मी के टाइम में हवा का झोंका से बहुत दूर तक उड़ के जाता है। बिल्कुल करेक्ट। तो ये सारा समस्याएं हैं, और सरकार को और कंपनी को चाहिए कि यहाँ के लोगों को तुरंत यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही बोली आपने। और अभी तक जो भी लोग यहाँ अगर UCL के अंदर कोई भी काम किया हुआ जो मजदूर है, जो आधा जीवन जी करके गुजर गया अलग अलग बीमारियों के कारण, ठीक है, तो उनको कंपनसेशन पुनर्वास ये करना चाहिए।
ये यूसीएलए नहीं कर रहा है। ये किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करता कोई है नहीं। जो पीड़ित है, डिसेबल है, इस तरीके से। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सोचने वाली बात यह है कि दूसरी तरफ उनको भटकाया और जा रहा है मुद्दे से हाँ हाँ कि आपके साथ केवल अब ये अभी तक इसीलिए काम हो रहा है, मतलब किसी भी तरह से हम यहाँ का मिनरल को ख़त्म करें और यहाँ के आदिवासियों को जैसे है वैसे इसी हाल में छोड़ दें। सो इंसानों की तरह ही ट्रीट नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। मैं ये कहूँगा कि हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, गांव में, शहर में, पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य केंद्र है। गर्भ के दौरान महिलाओं को टीकाकरण देने के बावजूद भी विकलांग बच्चा पैदा क्यों हुआ, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्ट दास जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। क्या आपने ये सारे प्रिकॉशंस लिए थे? आपने जो बताए थे, जैसे पोलियो का टीका लगता है या और भी जो दवाइयाँ होती हैं, वो आपने दिलाई थी? जी हाँ। उसके बावजूद भी ये हुआ? मेरे बारे में मैं कहाँ पर ट्रीटमेंट कराया, किस तरह का कराया, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास में, सारा कुछ है। सारा कुछ। अगर कोई दवा ठोक के अगर बोले क्या कि आपने पोलियो का दवा नहीं खिलाई है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ और मैं पूरा पेपर दिखाऊंगा कि कौन डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, कैसे किया, क्या किया, सारा चीज़ में दूँगा। और ऐसे भी आपको जानकारी होगी कि हर जगह जो है पोलियो का दवा दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो क्या पोलियो का दवा नहीं देगी? अब वो तो भारत सरकार ने अलग से भी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि आपके खुद घर आके पोलियो की दवा पिलाई जाती है। जी हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी आपने जैसे कहा कि आपकी बच्ची 90% डिसेबल थी, तो ये तो सुन के भी बहुत बुरा लग रहा है कि अगर किसी ने पूरा इलाज लिया है, सारी चीज़ें ली हैं, उसके बाद भी ऐसा हादसा किसी के साथ होता है। अच्छा, आप इसकी असली वजह क्या मानते हैं? क्योंकि डिसेबिलिटीज़ सिर्फ यहाँ 1 या 2 बच्चे में नहीं है, यहाँ हर तीसरे घर में ऐसा बच्चा है। आपको क्या कारण लगता है इसका? देखिए, जब इस तरह का जन्म होता है बच्चा तो मुझे लगता है कुछ न कुछ कारण तो होगा ही, चाहे रेडिएशन के बारे में हो या अन्य के बारे में हो। तो इस पर जो है सरकार को ध्यान देना है। क्या आप मानते हैं कि ये रेडिएशन की वजह से ऐसा है? आपको लगता है ये? देखिए, जब कोई भी, यहाँ पे सवाल ये है कि जहाँ पर 100 घर है, 100 घर में अगर 2 या 3 विकलांग बच्चे अगर होते हैं तो आप मान करके चलिए इतना बड़ा क्षेत्र में अगर सर्वे किया जाए तो कितने बच्चे होंगे? बिल्कुल, मैं खुद मिला हूँ, इस चीज़ का तो गवाह मैं भी हूँ कि हर तीसरे घर में एक विकलांग बच्चा है। हाँ। और एक तो है ही है, शायद 2 या 3 भी हैं। हाँ। कुछ घर तो ऐसे भी मैंने देखे हैं। आज यहाँ पे ज़रूरत है कि एक प्रॉपर हेल्थ सर्वे किया जाए और वेस्ट को जितना बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है उसे मैनेज करें, और मैनेज करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी एक इंसान का सवाल नहीं है, एक पूरी पीढ़ी का सवाल है। और जो लोग बेचारे डिसेबल्ड हैं, जो विकलांगता का शिकार हैं, उन्हें ज़रूर और ज़रूर आर्थिक रूप से सरकार को मदद देनी चाहिए, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर निर्भरता है। वो खुद कुछ नहीं कर सकते, ना खुद कुछ कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना किसी प्रकार का कोई डिसीज़न ले सकते कि अगर उनको दर्द भी हो रहा है तो वो बेचारे नहीं कह सकते। आज उनके पेरेंट्स हैं लेकिन कल नहीं रहेंगे, तो उनके लिए आर्थिक मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।